आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं ना, फ्रोज़न फूड में आग कैसे लगाते हैं, आज इनसे बात करेंगे। होरेका में, जिसको बोलते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट, केटरिंग या बड़े ब्रांड्स में बहुत जगह इनका सामान जाता है। ग्लोबल किचन जो भी हैं आज देश की बड़ी, तो उसमें ब्रांड हाइफन फूड, क्योंकि B2B काम करते हैं, हो सकता है ब्रांड का नाम बहुत ना सुना हो। ये जो बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट है ना, इसमें हम बहुत डिटेल में आज हम जाएंगे। इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि खेत से लेकर के खाने की टेबल तक वो कहानी क्या है कि आलू ज़मीन से उगाने से लेकर के आलू को उसकी प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन या ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड से गुजरते हुए बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे देश में, मैंने पता किया इनके बारे में, बर्गर किंग हो, पिज़्ज़ा हट हो, कई ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स उनकी प्लेट तक आराम से पहुंच रहे हैं। ये आज लगभग 1,500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर जिसने पोटैटो को इन्होंने प्रॉफिट का पावर हाउस बना दिया। फ्रेंच फ्राइज हो, बर्गर पैटीज हो, चीज़ पॉपर्स हो, साबूदाना पैटी हो या मुंबई का आलू वड़ा हो, बहुत सारी आइटम्स ये बना रहे हैं। 45 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। 7,500 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो ये 1,500 करोड़ की रेवेन्यू में पिछले 10 साल में कैसे पहुंचे। स्वागत करते हैं हरीश करमचंदानी जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ग्रुप CEO हैं हाइफन फूड्स के। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। प्लेजर टू बी हियर ऑन योर शो। धन्यवाद। अपनी तारीफ सुन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आपने संक्षेप में सारा हमारा बिजनेस को कवर कर लिया, बिजनेस मॉडल से लेके हमारे कस्टमर्स तक। हरीश भाई, 2015 में आपने शुरू किया। उस समय फ्रोजन फूड का मार्केट इंडस्ट्री इंडिया में इवॉल्व कर रहा था, या अभी भी ये मार्केट बहुत इवॉल्व कर रहा है, अभी समय ले रहा है पूरा। अब मैं ये समझता हूँ कि 2035 तक एक अडॉप्शन आएगा पूरी तरह से कि लोग फ्रोज़न फूड को अपनाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि भाई अपने को फ्रेश पका के खाना चाहिए। लेकिन अभी जो स्टडीज़ आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि फ्रोज़न फूड भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पा रहा है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको फ्रोज़न फूड में जाने का? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जो मेरी अपनी हाइफन फूड्स की जर्नी है, उसमें मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी क्विकली आपको एक अपनी भी जर्नी के बारे में बताता हूँ। हमारा जो फैमिली बिजनेस है, वो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस आलू ट्रेडिंग का था। आलू ट्रेडिंग? हाँ, पोटैटो की ट्रेडिंग हम लोग करते थे, दादाजी के टाइम से ये है। सो उस फैमिली बिजनेस में मैं 3rd जनरेशन हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं आलू की ट्रेडिंग में आऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा था। मैं घर से दूर रहा था, और लेकिन जैसा मतलब जो समय था उस हिसाब से इस तरह से हुआ कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हमने एक ब्रांच खोली थी। हम लोग पहले महसाना में थे, फिर हमने अहमदाबाद में ब्रांच खोली थी। तो पढ़ाई के साथ साथ में मैं बिज़नेस में भी जुड़ गया। सो 1999 से मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो शुरू की, वो वही ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से की। और वहाँ 5-6 साल के बाद मुझे लगने लगा कि मैं शायद ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा पर्पस था, मतलब मेरे जो पेरेंट्स का पर्पस था मुझे बाहर भेजने का, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में लिमिटेशंस रहते हैं। और ऊपर से मैंने ये देखा, इसमें काफ़ी सारी समस्याएं थी, खास करके किसानों की समस्या। किसान जो है वो कभी भी उनको जो अपना जो प्राइस मिलता है, उससे कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कवर नहीं हो पाती है। तो उस समय मैं देख रहा था कि कोई और बिजनेस ऑप्शंस, वहाँ मुझे फ्रोज़न फूड में एक लाइट नज़र आई। खास करके मुझे ऐसा लगा इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक तरफ से जो किसानों की प्रॉब्लम है, जैसे उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसका भी समाधान था, और कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो है, उनके लिए भी कन्वीनियंस फूड का ऑप्शन था। अब जो ये कन्वीनियंस फूड है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत पॉपुलर है। 2010 में हमने प्लानिंग शुरू की, तो कुल मिला के कुछ 5 साल लगे। काफ़ी डीप रिसर्च किया, इस बिज़नेस की निटिग्रिटीज़ को समझा। ये 5 इंडिया साल के का लिए, प्लानिंग हाँ, था? इसीलिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक नया बिज़नेस था। एक ही मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने इंडिया में स्टार्ट किया था। और यही कारण है आप ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वैसे भी आप देखें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होता है, उसका वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है, प्रोसेसिंग काफ़ी कम होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी मात्रा में होता है। तो उसके चलते हमें करीब 5 साल लगे। मैंने अपनी प्लानिंग में 5 साल लगाए, डीप रिसर्च किया, और साथ साथ में सीड पाइपलाइन के ऊपर भी काम करना शुरू किया। 2014 में प्लांट के निर्माण का काम शुरू किया, और 2015 में, दिसंबर 2015 में हमने मैन्युफैक्चरिंग उसमें शुरू कर दिया। तो कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा 2015 में शुरू हुआ। हरीश भाई, मुझे जैसा मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप एक ये इस समय लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, और सीड फार्मिंग से आपने शुरुआत करी। अगर कोई सुनने वाला आपको समझना चाहे कि हाइफन फूड है क्या, आप आलू उगा भी रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बना करके, एंड प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा मेरे को एक बारी हाइफन फूड की मेरे को आप वैल्यू चेन समझाइए पूरी। ये उगाने से लेकर के, जो हम बोल रहे हैं फार्म टू फोक,
उसको थोड़ा समझाइए। हमने हाइफन फूड्स के माध्यम से जो पोटैटो में प्रोसेसिंग करना, उसका वैल्यू एडिशन करने में जो प्रोडक्ट चूज़ किया, वो मेन प्रोडक्ट है फ्रेंच फ्राइज़। अब फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है, बट वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर हो रहा है हर जगह। तो उसके लिए हमने ना अपना इंटीग्रेटेड सीड टू शेल्फ मॉडल डेवलप किया है। सीड टू शेल्फ, फार्म टू फोक जो रहता है उससे भी ये एक्सटेंडेड है, सीड से लेके शेल्फ तक है। अब जब मैं ये सीड टू शेल्फ की बात करता हूँ तो बेसिकली इसके 5 फैसेट्स हैं। पहला है सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, हम अपना ही सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। उसके बाद वो जो सीड तैयार होता है वो फार्मर्स को देते हैं जो कमर्शियल क्रॉप लगाते हैं। तो वो जो कमर्शियल क्रॉप है उसको हम प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। तो ये दूसरा फैसेट हो गया। तीसरा है जब हम प्रोक्योर करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही करते हैं। इंडिया में जो हार्वेस्टिंग होता है आलू का वो फरवरी मार्च में होता है। उसी समय हार्वेस्ट करके फिर हम कोल्ड स्टोरेजेस में रखते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में ये रखा जाता है और अप्रैल से लेके मिड दिसंबर तक। आम आदमी तो आलू को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखता, मतलब फ्रीजर में नहीं रखता है। हाँ, उसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू क्या है, देखिए जब आम आदमी आलू खरीदता है तो वो जब सब्जी मंडी से अगर आलू खरीदता है और उसके बाद उसको रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू है और उसके बाद वो 5-7 दिन में अगर घर में कंज्यूम करता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कोल्ड स्टोरेज में रखने की, फ्रीज़र में रखने की या फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। क्या लाइफ रहती है कोल्ड स्टोरेज में? आलू में 8 से 9 महीना लाइफ रहती है, क्योंकि आलू का जो भी प्रोडक्शन है ना, जो भी हार्वेस्टिंग है वो मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो अप्रैल से आलू कहाँ से आएगा? इसीलिए आलू को उस समय जो पीक हार्वेस्टिंग है, भरपूर मात्रा में आलू का हार्वेस्टिंग होता है। इनफैक्ट इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली आलू में। 60 मिलियन टन आलू इंडिया पैदा कर रहा है। तो वो सारा जो आलू है वो कोल्ड स्टोरेजेस में रखा जाता है और अप्रैल से लेके दिसंबर महीने तक कोल्ड स्टोर से हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो कोल्ड स्टोरेज वाला जो पार्ट है वो तीसरा फैसेट है। जनवरी फरवरी मार्च कैसे रहता है फिर आपका डिप रहता है? वो फार्म से आता है ना, जो मिड जनवरी से 15 जनवरी से लेके मार्च एंड तक जो है वो फार्म से फैक्ट्री पे आता है। तो इस तरह से ये अभी आप आलू उसी से प्रोक्योर कर रहे हैं जिसको अपना सीड दे रहे हैं? हाँ जी, जिसको अपना बीज दे रहे हैं। हाँ जी। और सीड आपने बोला ना हम फार्म टू फोक नहीं है, सीड टू शेल्फ जो मैं आपको बता रहा था उसमें कोल्ड स्टोर के बाद जो चौथा पार्ट है वो प्रोसेसिंग प्लांट है। ये सारे हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेड इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड लाइंस हैं। और फिर फाइनली जो लास्ट माइल डिलीवरी है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर के कोल्ड रूम तक या कंज्यूमर के शेल्फ तक, वो सारा ही हम पहुंचाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सीड टू शेल्फ तक ये इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। अब शेल्फ किसको आप यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं? शेल्फ यानी एक या तो डिस्ट्रीब्यूटर का कोल्ड रूम हो गया जो होरेका में सप्लाई कर रहा है, या फिर रिटेल शेल्फ, सुपरमार्केट का कोई शेल्फ हो गया। अभी जो आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट में आलू से ही बनते हैं? हाँ, हमने जो शुरुआत की है, मेन प्रोडक्ट हमारा फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद आलू टिक्की, बर्गर पैटीज वगैरह, करीब 15 से 20 जो प्रोडक्ट्स। 1500 करोड़ में फ्रेंच फ्राइज का कितना रेवेन्यू है? करीब 70% फ्रेंच फ्राइज। 70% फ्रेंच फ्राइज। और इसमें इंडिया में होटल्स में या बड़े ब्रांड्स को जो आप दे रहे हो वर्सेस एक्सपोर्ट, क्या स्प्लिट है? हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए इसमें जो ग्लोबली अगर देखें तो इसमें सेल्स में 3 वर्टिकल्स रहते हैं। एक पहला वर्टिकल है फूड सर्विस का, जो होरेका को केटर करता है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग। दूसरा है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसमें सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं, इंटरनेशनल QSR चेन्स, जो मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, इन सारों का समावेश होता है। और तीसरा सेगमेंट है रिटेल, जो कंज्यूमर सेगमेंट है। तो पहले 2 सेगमेंट जो हैं वो 35-40% ईच, यानी 75 to 80% ये B2B बिजनेस है। B2C ये सिर्फ 20-25% है। अब अगर हमारी कंपनी की बात करें, इसमें भी एक्सपोर्ट काउंट नहीं किया आपने? नहीं, मैंने इसलिए किया क्योंकि एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक वो ज्योग्राफिकल बाइफर्केशन हो गया ना। ठीक है। तो अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो वी आर द सेकंड प्लेयर इन द कंट्री। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमने होरेका में ही जो है फूड सर्विस में लॉन्च किया था। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर नहीं, फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड वी वर द सेकंड प्लेयर। फर्स्ट प्लेयर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी हु हैड एंटर्ड इंडिया। एंड फिर हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो तब इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होता था। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है 1990 से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। उसके बाद 2007-8 में जब पहला प्लांट लगा, धीरे धीरे इंपोर्ट कम होना शुरू हुआ। 2012 तक फिर भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। हमने जब शुरुआत की तो पहला 1 साल तो हमने इंडिया मार्केट में ही सप्लाई किया, होरेका में और QSR में। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ खोजना शुरू किया। तो हम पहली कंपनी है जो इंडिया से फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स का हमने एक्सपोर्ट किया है। सो वी हैव बीन द पायनियर्स इन दिस। मैं समझ गया। अब क्या कारण है फ्रेंच फ्राइज 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि अब काफ़ी SKUs हैं? कितने SKUs हैं आपके? अब फ्रेंच फ्राइज जो है वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। वर्ल्ड का समझिए कि सबसे पॉपुलर स्नैक है। बहुत बड़ा मार्केट है, 19 मिलियन टन्स का मार्केट है ग्लोबली ये। इंडिया में तो अभी मान लीजिए इसकी शुरुआत ही हुई है। अब वहाँ पर अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका पर कैपिटा कंजम्पशन काफ़ी हाई है, 17-18 किलोग्राम है। इंडिया में अभी 17-18 ग्राम भी नहीं है।
सो 17-18 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर। पर पर्सन पर ईयर इतना कंजम्पशन है वहाँ। तो 19 मिलियन टन्स यानी ये बहुत बड़ा मार्केट साइज है। और इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया में जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 1.25 लाख टन है अभी, और करीब 2.5 लाख टन इंडिया में बन के और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है करीब 3-3.5 लाख टन की है, जबकि ग्लोबली ये 19 मिलियन टन का मार्केट है। सो इतना बड़ा कंजम्पशन है। इस वजह से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो 70% है, डोमेस्टिक में 30% हमारा प्रेजेंस है, और 70% 40+ कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के अंदर अगर आप देखें ओवरऑल हमारे जो SKUs हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स में पोटैटो के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 15 से 20 SKUs हैं। फिर उसके बाद हम लोग पोटैटो फ्लेक्स भी करते हैं, जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, जो छोटा आलू है या जो आलू फ्रेंच फ्राइज के लिए इतना सूटेबल नहीं है, उसको हम फ्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। पोटैटो फ्लेक्स कहाँ काम आते हैं? पोटैटो स्नैकिंग में? फ्लेक्स आता है जैसे स्नैकिंग में, मतलब इट इज़ एज अ फूड इंग्रेडिएंट। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा उसका एप्लीकेशन है वो है आलू भुजिया में। जो ये भुजिया सेव होता है उसमें जो आलू भुजिया वाला वेरिएंट है, उसमें अब इंडस्ट्री जो है, सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है वो पोटैटो फ्लेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। पहले आलू फ्रेश यूज़ करते थे। तो आलू ही आपका मेन कंपोनेंट है, पहली चीज़। एक्सपोर्ट आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, और आलू से सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका फ्रेंच फ्राइज़ है जो आप बना रहे हो। जब आप आलू सेलेक्ट कर रहे हो, आलू कौन सा चूज़ करना है आपको प्रोसेस करने के लिए, इसका भी आपने कोई प्रोसेस बनाया है? ये आलू अच्छा है, ये आलू ऐसा है, ये आलू ऐसा बनता है, या मेरे को क्रॉप बिल्ड करने के लिए सीड ऐसा चाहिए जब फसल तैयार होती है, तो उसमें आपका आलू के कोई ग्रेड्स होते हैं? कैसे आप इवैल्यूएट करते हो आलू को? देखिए, आलू में जो है ना ग्लोबली बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और हर क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग वैरायटीज़ हैं। सो उन वैरायटीज़ को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो एक वैरायटी जो बोलते हैं वो है टेबल वैरायटीज़, जो हम लोग घरों में आलू यूज़ करते हैं अपनी सब्जी वगैरह बनाने के लिए, उसको हम लोग टेबल आलू बोलते हैं, टेबल वैरायटीज़ बोलते हैं। फिर दूसरी वैरायटी है क्रिस्पिंग वैरायटीज़, वैसी वैरायटीज़ जिससे पोटैटो चिप्स बनता है। लेकिन क्रिस्पिंग वैरायटीज़ भी प्रोसेसिंग वैरायटी की श्रृंखला में आता है। वैसे ही फ्रेंच फ्राइज वैरायटीज़, ये भी प्रोसेसिंग वैरायटी है, वो भी प्रोसेसिंग की श्रृंखला में आता है। अब जो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए है आलू का जो सिलेक्शन है वो वैरायटी पे इसलिए डिपेंड करता है। एक तो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए कि जहां हम ग्रो कर रहे हैं उसको, उस रीजन को सूट करनी चाहिए, और दूसरा कि उससे जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। तो बेसिक जो एक डिफरेंस है टेबल वैरायटीज़ और प्रोसेसिंग वैरायटीज़ का, वो मैं बताना चाहूँगा। टेबल वैरायटीज़ में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, सॉलिड कंटेंट जो है वो 15-16% रहता है, और प्रोसेसिंग वैरायटीज़ में ज़रूरत रहती है 20% से ऊपर सॉलिड कंटेंट होना चाहिए। तो सारी प्रोसेसिंग वैरायटीज़ में 20 से ऊपर होता है। तो हमें जो फ्रेंच फ्राइज़ वैरायटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसमें 22-23% सॉलिड मिलता है। तो उससे वो प्रोडक्ट जो है ठीक बनता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से अगर चिप्स का आलू देखें तो उसमें जो शेप ये मायने रखता है, वो राउंड शेप चाहिए तभी वो चिप्स अपीयरेंस में अच्छा दिखेगा। फ्रेंच फ्राइज़ में आपको लंबी चाल का आलू चाहिए, तभी वो फ्रेंच फ्राइज़ लोग पसंद करते हैं कि जितना लंबा फ्रेंच फ्राइज़ उतना उसका जो परसेप्शन है क्वालिटी का अच्छा रहता है। लंबा फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू निकाल लिया, अभी छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, तो ये वेस्टेज ना हो तो उसका कहाँ यूज़ करते हैं आप? तो देखिए, जो छोटे पीस बच जाते हैं, सबसे पहले तो आलू का हम पहले ग्रेडिंग करते हैं। जो उसमें से छोटा आलू है, जो अंडर साइज आलू है, वो उसको हम सेपरेट करके वो पोटैटो फ्लेक्स में यूज़ कर लेते हैं। फिर जब हम अपना प्रोसेसिंग लाइन के ऊपर जब आलू को ये फ्रेंच फ्राइज़ की स्ट्रिप्स में काटते हैं, तो उसमें से जो छोटे पीसेस बचते हैं, एक तो पीसेस जो हैं छोटे होते हैं, और दूसरा जो आलू के एजेस होते हैं वो राउंड होते हैं। तो वो दोनों जो है वो हम लोग जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। कि कुछ नहीं, वो भी फ्लेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो है उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आलू टिक्की में। तो आलू की वैरायटी कौन सी होगी थोड़ा हमने समझने की आपसे कोशिश करी, लेकिन ये जो मैं जानना चाहता हूँ, सीड के बिजनेस में आप क्यों घुसे? भाई आप अपने मेन कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते थे। क्या मार्जिन पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्वालिटी पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, स्पीड पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी को मैनेज करने में कितना इम्पैक्ट आ रहा है, आपको क्वालिटी मेंटेन करने में कितना इम्पैक्ट आ रहा है? क्योंकि सीड का बिजनेस तो एक्चुअली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। अपने खेत बनाने से भी पीछे चले गए आप तो बोले बीज भी मैं ला के दे रहा हूँ। अच्छा, बीज भी मैनेज करना है, वो भी लेकर के आना है। इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों किया, क्या रीज़न था उसका? देखिए, इस बिज़नेस में एक जो सक्सेसफुल अगर होना है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक तरह से की है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना आपने फार्मर से अगर खरीद लिया आलू, वहाँ तक सीमित रख सकते हो। लेकिन हम लोग जो गए हैं, ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो प्रोक्योरमेंट करना, उसके बियॉन्ड गए हैं, जिसको लेवल 2 बोलेंगे। सीड भी हम अपना बना रहे हैं। अब उसके पीछे का कारण ये है कि एक तो जो सीड की क्वालिटी है उसका हम बेटर से बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितना सीड की क्वालिटी बेहतर होगी उतना ही किसान का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। इसीलिए हमने चूज़ किया है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में और डीप जाना।
तो जो सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम है वो हम अपना खुद का चलाते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम क्या है? सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम यानी जो हम एक तो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो फार्मर हमारे लिए उगा रहा है उसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सीड मिले। उसके लिए हम जो शुरुआत करते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सीड कह सकते हैं, वो हम खरीदते हैं टिश्यू कल्चर लैब से। टिश्यू कल्चर लैब यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये जो सीड है उसको उगाया जाता है, जिसमें कोई सॉइल के अंदर इसको नहीं लगाया जाता है। ये एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और उसके बाद जो उसका उत्पादन है वो काफ़ी कॉस्टली होता है लेकिन प्योरेस्ट होता है। सीड का जो क्वालिटी है वो बहुत प्योर होता है। एरोपोनिक्स थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वैसे कि आलू अगर आप सॉइल में लगाएंगे ना तो उसमें कोई ना कोई डिजीज़ वगैरह, कोई कंटामिनेशन वगैरह आ सकता है। अब ये आप सॉइल में नहीं लगा रहे हो, आप जो न्यूट्रिएंट दे रहे हो उस क्रॉप को वो आप दे रहे हो थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर, एयर। हाइड्रोपोनिक्स भी टेक्नोलॉजी जिसमें वाटर से देते हैं, इसमें एयर के। तो उसके तहत जो ये प्रोडक्ट तैयार होता है वो छोटे छोटे उसके जो आलू के बीज है उसको मिनी ट्यूबर बोला जाता है। उसको हम जनरेशन 0 कह सकते हैं, जनरेशन 0 ऑफ सीड पोटैटो। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन जो बनेगा वो G0 से G1 जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग द्वारा, जहाँ हम लैंड लीज पे लेते हैं और उसके बाद जो सारा जो ऑपरेशन है उसका प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का वो हमारी टीम के सुपरविजन में होता है। क्योंकि एक तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी महंगा है और ऊपर से इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हार्वेस्ट होने के बाद जनरेशन 1 जो है G0 जितना आपने लगाया 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने कोल्ड स्टोर में रखा 7-8 महीने, अगले सीज़न फिर आपने फार्मर को दिया, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होता है। तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 4 महीना लगेगा क्रॉप का, फिर वापस कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो ये 5 का 25 हो जाएगा जनरेशन 2 जब बनेगा। फिर जब आप कोल्ड स्टोर से निकाल के जनरेशन 3 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे G2 से G3 कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स के थ्रू, तो ये 25 का 125 बन जाएगा। तो ये तीसरा साल हो जाएगा। हाँ, ये तीसरा साल हो जाएगा। ओवरऑल जो मिनी ट्यूबर्स प्रोक्योर करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। तो ओवरऑल ये जनरेशन 3 आते आते 5 साल का प्रोसेस है ये। तो आपने किसान को लेकिन सेकंड स्टेज पे इन्वॉल्व किया है? हाँ, उसके बाद भी किसानों का इन्वॉल्वमेंट है जो कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन किसान को सीड के केस में सेकंड स्टेज पे इन्वॉल्व किया। पहला वाला स्टेज हमने खुद ही मैनेज किया ना। मेरे को हरीश भाई ये बताओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को पकड़ने का, इसमें एंटर करने का, क्योंकि अभी देखो आपको अपने भी तो प्रोडक्ट बनाने हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी अहमदाबाद के पास में है? हाँ जी, महसाना में है। महसाना में, विच इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो आप इस पे फोकस करने की जगह साथ में इतना बड़ा फोकस लेके चल रहे हो, बेनिफिट क्या मिला इसका? उसका बेनिफिट देखिए, एक समझ में आया मुझे क्वालिटी कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ऑलरेडी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खास करके यूरोप में, US में, ठीक है। लेकिन वहाँ के मुकाबले में हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इतना डीप क्यों गए हैं? क्योंकि इंडिया में फ़र्क क्या है, एक तो कि प्रोसेसिंग वैरायटीज़ जो है हमारा किसान पहले नहीं लगा रहा था, और दूसरा क्या है कि वहाँ क्योंकि इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है तो किसान खुद जो है वो सीड खरीदता है और अपना लगा के और फिर जो ये प्रोसेसिंग कंपनीज है उनके साथ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्योंकि किसान जो है वो छोटा किसान है, जो फार्म साइजेस है, लैंड होल्डिंग जो है वो छोटी है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में फार्मर्स को इस चीज़ के अंदर प्रोसेसिंग में किस तरह से ये बेस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी हो, ये आलू कैसे लगाना है, तो वो काफ़ी सारा उनको जानकारी देना है। तो हमने चूज़ किया है किसानों को हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया का किसान छोटा है, वो खुद से इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा, वो सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि जो सीड की क्वालिटी अगर वो खरीद रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा उसको जो मैं अगर समराइज करूं तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, किसान के लिए। ये अब तक जो मैं बात कर रहा हूँ सीड की, वो सीड की जो क्वालिटी है वो किसान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसान को सीड अच्छा मिलेगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा आएगा और उसी से उसकी इनकम बढ़ेगी और तभी वो जुड़ा रहेगा हम जैसी कंपनी के साथ। जबकि हमारा जो ओवरऑल मॉडल है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो अश्योर्ड इनकम तो प्रोवाइड करता ही है किसान को। जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर उसको इनकम ज़रूर होती है, करीब करीब 40 से 50%। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी तब जाके तो वो इनकम सुनिश्चित कर पाएगा। अभी आपके साथ में कहाँ आपने 100-200 किसान से शुरू किया होगा? हाँ जी। अभी 7,500 किसान हैं आपके साथ? हाँ जी। अभी 7,500 किसानों को ऑनबोर्ड करना और उसको उस स्केल पे मैनेज करना, इसमें जो चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि किसान को अपना रिस्क भी देखना है, उसको आप पे भरोसा भी करना है, उसको देखना है कि मेरी क्रॉप की क्वालिटी क्या आ रही है, मुझे क्या मार्जिन बच रहा है, मेरा क्या ROI है, पेमेंट प्लान उसके साथ कैसा है, आप कितने दिन में पेमेंट करते हैं, तो इस स्केल को मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये आप बेसिकली
3 बिजनेस कर रहे हैं इस समय। एक आप पहले आप सीड्स को मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद आप फार्मिंग भी करा रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके 3-4 तरह के हो गए, एक्सपोर्ट भी हो गया, होरेका में भी हो गया, बड़े ब्रांड्स के साथ भी हो गया, और उसके अलावा थोड़ा सा B2C भी कर रहे हैं आप। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इतने सारे किसानों को मैनेज करने का प्रोसेस थोड़ा मुझे फ्लो समझाइए। देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो पहले साल में करीब 200 किसान हमारे साथ जुड़े थे, 200 किसान जुड़े थे, 10,000 टन का हमने प्रोक्योरमेंट किया था। ये 10वां साल है, इस साल हमने प्रोक्योरमेंट किया 4 लाख टन का, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ते गए हैं। इस साल 7,500 किसान, जैसा आपने ठीक समझा, जुड़े हैं हमारे साथ। अब जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे, जब हम 3-3,500 किसानों तक पहुँचे, तो उसके बाद हमने महसूस किया काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। इतने सारे किसानों का जो आलू है उसको हार्वेस्ट टाइम से करवा के और उसको कोल्ड स्टोर तक ले जाना, फैक्ट्री तक पहुंचाना, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली ये है कि इंडिया में जो हार्वेस्टिंग विंडो है वो छोटा है। खास करके जब आप आलू कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 20-25 फरवरी से लेके 15 मार्च तक ही है, क्योंकि 15 मार्च के बाद जो टेम्परेचर है काफ़ी राइज हो जाते हैं, तो वो उचित नहीं है आलू को कोल्ड स्टोर में डालने के लिए। तो इसीलिए ये जो 20-25 दिन का विंडो है उसमें इतना बड़ा क्वांटम मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। इसीलिए हमने काम किया एक टेक सोल्यूशन के ऊपर। हमने इसको सारा डिजिटल कर दिया है, पूरा डिजिटाइजेशन कर दिया। हमारा जो पोटैटो का प्रोक्योरमेंट प्लान है, पूरा एग्रो सप्लाई चेन जो है हमारा, वो पूरा हमने डिजिटलाइज कर दिया है। क्या डिजिटलाइज किया है? तो उसमें जो एक तो हमने है ना फार्मर्स के लिए अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मोजी। तो सारे जो हमारे किसान हैं, किसान मोबाइल ऐप यूज़ कर लेता है? हाँ जी, आजकल हर किसान के पास जो है वो फ़ोन है, अधिकतर स्मार्टफोन है। तो उसमें लेकिन हमने एक ऑप्शन ये भी रखा है, अगर किसान खुद नहीं यूज़ कर पा रहा है तो हमारा जो एग्री ऑफिसर है वो किसान के खेत में जाके अपने टैबलेट के द्वारा भी उसकी डिटेल सारी एंटर कर लेता है। किसान को उसके मोबाइल पे OTP जाता है, फिर वो फीड कर लेता है, उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली आ जाती है। तो सारा जो कंपनी के साथ लेना देना है, जैसे कंपनी सीड प्रोवाइड कर रही है, सीड का जो डिलीवरी कर रही है, उसके बाद कंपनी का जो गाइडेंस रहता है, एग्रोनॉमी सपोर्ट हम लोग बोलते हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हम लोग डिक्लेयर उसमें बीज लगाना है, खाद कितना डालना कैसे है, लगाना है, पेस्टिसाइड कितना है, इंग्रेडिएंट और क्या क्या लगेगा आपका, तो उनको ट्रेन करना है। तो ये आप ऐप के थ्रू कर रहे हो? पहले हम लोग फिजिकली करते थे, फिजिकली अब भी हम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन साथ साथ में अब इस ऐप के ज़रिए भी काफ़ी सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उसके छोटे छोटे स्निपेट्स बना के ये जो ऐप है उसके द्वारा हम लोग अपलोड कर लेते हैं। खाली ट्रेनिंग हो रही है या आप उनको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी दे रहे हो? ये जो सारे एग्री इनपुट्स हैं हम लोग उनको सिर्फ है ना सीड देते हैं, लेकिन बाकी जो सारे एग्री इनपुट्स हैं उसका हम रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन अगर वो नहीं फॉलो करता तो क्वालिटी में फ़र्क आता है? वही मैं बता रहा था कि ऐप के माध्यम से उसको ट्रेस करना पॉसिबल हो पाया है। अब हमने और क्या किया है कि एक तो इस ऐप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका बेनिफिट ले पाएँ, हमारे साथ भी जो पूरा प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। जैसे हम लोग जो हार्वेस्टिंग जब करते हैं, किसान जब हार्वेस्टिंग करता है तो उसका जो लिफ्टिंग है, क्वालिटी असेसमेंट है, वो सब ठीक तरह से हो, ट्रांसपेरेंसी आए, उसको क्लियरली पता चले कि कैसा क्वालिटी उसका आया है। वो सारी चीज़ें ऐप के द्वारा उसको क्विकली रियल टाइम पे मिल जाती है। क्या बना रहा है, क्या कमा रहा है और क्या कमाएगा, वो भी ऐप से उसको पता चल रहा है। सारा इन्वॉइसिंग है, पेमेंट्स है, सारा ऐप के थ्रू आजकल रूट हो रहा है। ठीक है, अब ये जब ऐप, कितने किसान ऐप पे आ गए हैं? 7,500 सारे ही किसान आ गए हैं। और हमने क्या किया, किसानों को एंकरेज करने के लिए, अगर नहीं भी आए तो कि आपकी टीम कर रही है? नहीं, वो उनको हेल्प कर रही है, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि सारे किसान इस ऐप पे आ जाएं। उसका रीज़न ये है कि हमने क्या किया है कि उनको एंकरेज करने के लिए जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइस है उसके अलावा हमने उनको इंसेंटिवाइज किया है। अरे भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन वो ऐप पे डालेंगे उसका इंसेंटिव भी उनको मिलता है। मेरे को थोड़ा डेप्थ में जाने की इच्छा रहती है इस पॉडकास्ट में। और ये थोड़ा अलग टाइप का पॉडकास्ट है। यहाँ हम आपके परिवार की जर्नी में थोड़ा इंटरेस्ट कम ले पाते हैं, लेकिन आपने जो बिज़नेस बिल्ड किया है उससे हम सबको सिखाना चाहते हैं। ये इतना बड़ा अलग बिजनेस मॉडल आप रन कर रहे हो, इससे आपके मार्जिन्स पे कितना इम्पैक्ट आया? क्योंकि आप सीड्स खुद ही दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हो, और बजाय इसके अगर आलू बाज़ार से लेते सीधा, और अपने थोड़ा सा अपने आप को और एसेट लाइट करते, या अपने आप को थोड़ा सा मॉडल लाइट करते, थोड़ा एक फोकस, और जो अभी आपका मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस महसाना में, उस पर फोकस करते, लेकिन आप ये कर रहे हो। इतना सारा एक्स्ट्रा काम मेरे लिए, पहली भाषा में तो मैं बोलूँगा जब तक नहीं समझ में आएगा मेरे को लगेगा ताम झाम है, बहुत सारा एक्स्ट्रा काम है ये, है ना। आप कितना मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है इससे? ये आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना, ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, इंडिया में हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में इंडिया या तो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। जैसे आलू में इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेसिंग नहीं होता है।
ठीक है। और उसके चलते क्या होता है कि जब प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो गलट हो जाता है और किसानों को लॉस में बेचना पड़ता है। प्रोडक्शन अगर कम होता है तो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, बहुत महंगा हो जाता है। खास करके आपने अनियन में सुना होगा, कई साल ऐसा हो जाता है। तो प्रोसेसिंग लेवल्स हमारे यहाँ कम है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी थोड़ी सी कमी है। तो गवर्नमेंट भी अगर शॉर्ट में समझूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है? अभी प्राइमरी रीजन क्वालिटी है क्वालिटी। और मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? ये किसान जो आपके लिए बना रहा हाँ है जी। ये एक्सक्लूसिव पार्टनर है या बाकियों के लिए भी काम कर रहा है? फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, ये सारा, या फार्म इक्विपमेंट्स का, यहाँ तो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रहा है। तो कभी कभी मन वहाँ भी जाता है कि यार ये सारा काम भी शुरू कर दें। फार्मर्स आपके साथ काम करना या बजाय उसके अपने आप अपना काम करना, उसमें उनकी अपनी इनकम में कितना फ़र्क आ रहा है? अगर शॉर्ट में समझूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है? हमने एक्चुअली ऐसा चूज़ किया है कि क्योंकि हमें अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है मार्केट में और अगर हमें एक्सपोर्ट भी करना है, इस तरह के कस्टमर्स को हमें सप्लाई करना है, तो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्राइमरी रीजन क्वालिटी है क्वालिटी। और मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, अब ये बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए हैं, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमारे जो हैं, जो इतना हम काम कर रहे हैं, वो किसानों की स्टिकेबिलिटी के लिए, ताकि उनकी इनकम जो है वो बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ते रहे। ये किसान जो आपके लिए बना रहा हाँ है जी। ये एक्सक्लूसिव पार्टनर है या बाकियों के लिए भी काम कर रहा है, बाजार में जनरल काम भी कर रहा है? देखिए, ये जो किसान, कोई भी एक किसान होता है, मान लीजिए कोई एक किसान है जिसकी 10 एकड़ लैंड है, वो अगर फ्रेंच फ्राइज वैरायटीज़ लगा रहा है तो वो एक्सक्लूसिव हमारे लिए लगाता है। बाकी वो टेबल वैरायटी हो गया या चिप्स का वैरायटी, वो किसी और के लिए, कंपनी के लिए। या टेबल वैरायटीज़ क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करता है, वो ओपन में लगती है। तेजी मंदी उसमें मंडी में किसान- जाके बेचेगा माल? हाँ, मंडी में जाके बेचेगा और उसमें तेजी मंदी रहती है। हरीश भाई, मेरे को थोड़ा एक इंटरेस्ट आ रहा है समझने में कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है, तो आपने वहाँ पे प्लग इन प्ले फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, ये सारा, या फार्म इक्विपमेंट्स का, यहाँ तो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रहा है। तो कभी कभी मन वहाँ भी जाता है कि यार ये सारा काम भी शुरू कर दें। नहीं, हमने एक अपना जो ओवरऑल हमारा ग्रोथ प्लान्स है, जो हमारा विजन है, उसमें हमने एक चीज़ तय की हुई है कि हम लोग है ना फ्रोज़न इंडस्ट्रीज में ही रहना चाहते हैं। लेकिन जो ये फार्म इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर्स की बात आपने करी, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसके सॉल्यूशंस हम फार्मर्स को देना चाहते हैं। तो पहले तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम फार्मर्स से कितना काम करेंगे, कितना डील करेंगे, इतनी सारी चीज़। लेकिन क्योंकि अब हमने ये जो ऐप लॉन्च कर दिया है, इस ऐप के माध्यम से फार्मर्स के लिए जो है फाइनेंस के भी सोल्यूशंस, इंश्योरेंस के भी सोल्यूशंस, और इस तरह से जो एग्री इनपुट्स हैं, वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है? नहीं, उससे अभी हमने ये शुरू नहीं किया, लेकिन हम करेंगे। वहाँ से आपके लिए जो है और रेवेन्यू की पॉसिबिलिटीज़, नए स्ट्रीम्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको? हाँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ दोबारा कि आप पूछना चाह रहे थे कि मार्जिन्स पे कितना इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल क्योंकि हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ओवरऑल हमारे लिए एक सस्टेनेबल मार्जिन्स हम पहले साल से ही कर पा रहे हैं। क्योंकि लेकिन आपका इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत गया होगा ना, मैन पावर में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, टेक्नोलॉजी में जा रहा है, प्रोक्योरमेंट में जा रहा है, सीड देने लेने सब करने में एक्स्ट्रा टीम भी जा रही है, पर फिर भी आपके मार्जिन बन रहे हैं इसमें। सो ओवरऑल क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ज़रूर है। इसमें केपेक्स भी ज़्यादा लगता है क्योंकि मशीनरी जो है वो सारी इंपोर्टेड है, उसमें स्केल में भी इन्वेस्ट करना है आपको। यहाँ जो आप technology में भी मशीनरी करना रेफर है। कर रहे हो ये महसाना वाली कर रहे हो? महसाना में हमारा जो प्लांट है, हमने शुरुआत एक फैक्ट्री से की थी, आज 6 फैक्ट्रीज है। इस साल एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं। कहाँ तो पे अच्छी हमने ग्रोथ की पिछले 10 सालों में। महसाना रीजन में ही है, आसपास में ही है। 3 फैक्ट्री एक जगह पे है और 7-8 किलोमीटर दूरी पे और 3 फैक्ट्रीज हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इंपोर्टेड मशीन्स है सारी। फूड प्रोसेसिंग में इंडिया में काफ़ी कम मशीन्स बनती है। फूड प्रोसेसिंग इन जनरल अभी सनराइज सेक्टर है, तो उसमें भी केपेक्स में भी इन्वेस्टमेंट है। फिर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव भी है ये बिज़नेस। पूरे साल का जो रॉ मटेरियल है वो, जैसा मैंने बताया, फरवरी मार्च में हम खरीद के रख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में काफ़ी लगता है। लेकिन क्या है कि वो इसलिए क्योंकि ये स्केल वाला बिज़नेस है। पर वैसे ही काफ़ी सारा, जैसे मैंने बताया, इंडिया में प्रोडक्शन और भी फल सब्जियों का होता है, उसमें पोटैटो जितना इतना बड़ा स्केल शायद करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट में से भी काम हो सकता है। थोड़ा मैं फार्मर्स से बाहर आने वाला हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे और समझ लेता हूँ कि फार्मर्स आपके साथ काम करना या बजाय उसके अपने आप अपना काम करना, उसमें उनकी अपनी इनकम में कितना फ़र्क आ रहा है? देखिए, जो फार्मर्स ओपन मार्केट में मतलब अपने आप काम कर रहे हैं, अपना सीड खरीद कर, या तो टेबल का वैरायटी लगाया, चिप्स का वैरायटी लगाया, फ्रेंच फ्राइज का, तो वो ओपन मार्केट हो गया। तो किसी साल हार्वेस्टिंग के टाइम पे ओवरऑल जो सेंटिमेंट होता है, अगर ऐसा नज़र आता है कि इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा आलू का, तो फिर वो मार्केट डाउन चला जाता है, तो फार्मर्स को लॉस में बेचना पड़ता है।
और स्टोरेज वगैरह भी खुद करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि फार्मर ने उस टाइम पे नहीं बेचा, कोल्ड स्टोर में खुद ही रख लिया, और कोल्ड स्टोर से जब निकाल रहा है तो जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो पैसा मिल रहा था उससे भी कम मिल रहा है, और ऊपर से कोल्ड स्टोर के चार्जेस अलग लग गए। लेकिन ऐसे भी साल आते हैं कि जब फार्मर ने ओपन में लगाया, प्रोडक्शन कम आया, डिमांड ज़्यादा है किसी वजह से, तो भाव ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये अगर देखें तो एक साइकिल है। आप 5 उनके साल साथ में प्राइस फिक्स कर लेते हो? हाँ, तो नॉर्मली ओपन मार्केट में किसान लगाएगा तो 5 साल में 1-2 साल ऐसे आएंगे जहाँ फार्मर का पैसा बन गया, 1-2 साल में बहुत लॉस हो जाता है, तो एवरेज उनका जो है प्रॉफिटेबल नहीं इतना बन पाता है। हमारा जो मॉडल है उसमें हम लोग पहले से ही प्राइस फिक्स कर लेते हैं। प्राइस प्रोटेक्शन मुझे समझाइए कैसे देते हैं आप उन्हें? देखिए, हमारा क्योंकि हम लोग प्रोक्योर करके और अपना प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग जो प्राइस फिक्स करते हैं वो मॉडल है हमारा कॉस्ट प्लस, जो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि फार्मर का कितना कॉस्ट आएगा। आलू के सीड से लेके बाकी सारे जो इनपुट्स हैं, इरिगेशन है, लेबर है, सब कुछ मिला के जो उनका कॉस्ट है, उसके ऊपर उनको पर एकड़ कितनी इनकम होनी चाहिए, उसके बेस पे हम लोग प्राइस फिक्स कर देते हैं। और ये जो प्राइस है ये फिक्स रहता है, और करीब करीब हर साल प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। अश्योर्ड इनकम हो जाता है। और आपका पेमेंट साइकिल कैसे रहता है? उनको कब पेमेंट करते हैं हम? तो जब हम हार्वेस्टिंग के टाइम पे, एक तो क्या है कि इसमें किसान को कोल्ड स्टोर में नहीं रखना है, हम लोग हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही सारा खरीद रहे हैं, और हार्वेस्ट होने के बाद जैसे ही मटेरियल हमारे यहाँ फैक्ट्री पे या कोल्ड स्टोर पे पहुँच जाता है, तो हम 2 to 3 वीक्स के अंदर हमारा payment कर टर्म्स देते जो हैं। है वो 21 डेज़ का है, उतना टाइम सारा प्रोसेस में लग जाता है। नहीं, अब हरीश भाई आपने 21 दिन बाद अपना माल रिसीव करने का पेमेंट कर दिया, दैट आई हैव अंडरस्टूड। उस दौरान जो इन्वेस्टमेंट किसान लगा रहा है, क्या वहाँ पे आप उसको कुछ सपोर्ट करते हैं, कोई लोन दिलाते हैं या कुछ सपोर्ट करते हैं? तो जब हम फार्मर्स को अपना सीड प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें हम उनको ये बेनिफिट देते हैं कि 50% अगर फार्मर अपने आप से कोई आलू लगा रहा है तो उसका 100% पेमेंट करना होगा उसको सीड के लिए। हम लोग ऐसा, हमारा जो मॉडल है उसमें 50% हम लोग पेमेंट लेते हैं फार्मर से, और 50% उनको क्रेडिट देते हैं। वो हम बाकी जो 50% सीड का कॉस्ट है वो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेते हैं। उतना क्रेडिट मिलता है। बाकी जो है फार्मर जो अपना क्रॉप लोन वगैरह लेके और चलाता है। वेरी नाइस। देखो, हर इंडस्ट्री का ना एक अपना एक मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म एक बार समझ आ गया तो आप मार्केट के मास्टर बन सकते हैं। और इस मैकेनिज्म को एक फाउंडर से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। और बड़ा बिजनेस जो है ना, पूरी इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट खोलने का प्रयास करके आपको देता है। हमने एक प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है आपको, सबके लिए प्लेलिस्ट बनाया कि इंडस्ट्री वाइज आप जाकर के रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में, टेक में, मैन्युफैक्चरिंग में सब सीख सकते हैं। आज हम जो इस बिज़नेस को समझ रहे हैं, इसमें मैं लॉजिस्टिक्स की तरफ चलता हूँ। पैदावार हो गई, क्रॉप आ गया, आपके हाथ में आलू आ गया। अब पोटैटो इनटेक से लेकर के फाइनल फ्रोज़न प्रोडक्ट तक जो कंप्लीट प्रोसेस फ्लो है, उसमें पीलिंग भी है, कटिंग भी है, उसके अंदर ब्लैंचिंग भी है, फ्राइंग भी है, उसके अंदर फ्रीजिंग हो सकता है, पैकिंग हो सकता है, उसके अंदर उसके बाद फिर एक्सपोर्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। तो ये जो आपका सीड से, आप इसे फार्म टू फोक नहीं बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं सीड टू शेल्फ। सीड टू शेल्फ। तो अब यहाँ से आलू मिलने के बाद मुझे आगे का प्रोसेस समझाइए। तो आलू जैसे हमारे पास या तो फैक्ट्री पे सीधा आएगा फार्म से, या फिर हमारे कोल्ड स्टोर में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि कोल्ड स्टोर से जब आलू फैक्ट्री पे पहुंच रहा है या फार्म से पहुंच रहा है, तो जो पोटैटो रिसीविंग होता है हमारा, उसके बाद उसका वॉशिंग होता है, उससे पहले क्वालिटी चेक होता है उससे पहले। हाँ, जो आलू एक बार जब हम कोल्ड स्टोर में ले रहे हैं फार्मर से, उस टाइम तो क्वालिटी चेक होता है और उसके हिसाब से उसको रखा जाता है। लेकिन प्लांट पे आने के बाद फिर से क्वालिटी चेक होता है। वो इसीलिए कि उस आलू से हम किस तरह का प्रोडक्ट बना, किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट हम बना पाएंगे, उसको तय किया जाता है। और अकॉर्डिंगली फिर देखिए, आलू का जो हर एक लॉट है वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग किसान से आ रहा है, तो उसमें वेरिएबिलिटी रहेगी। लेकिन जो क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट है उसके बेस पे हम तय कर पाते हैं कि ओवरऑल जो आलू की क्वालिटी है, उसके चलते प्रोसेस पैरामीटर्स में हम लोग क्या ट्वीक कर सकते हैं। जैसे कि जो एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आलू का हर लॉट अलग अलग बिहेव करेगा, हर एक लॉट के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट तो कंसिस्टेंट चाहिए कस्टमर को। करेक्ट। तो वो क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट से हमें वो फ़ायदा हो जाता है कि हम उसको प्लान कर पाते हैं। तो उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस है, वॉशिंग होता है, फिर स्टीम पीलिंग होता है, उसके बाद कटिंग होता है, और उसके बाद जो छोटे पीस है वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर ऑप्टिकल सॉर्टिंग होता है, जो भी ख़राब पीसेस हैं, जो कहीं पे भी थोड़ा सा स्किन लग गया है या कहीं पे भी कुछ ग्रीनिंग है, वो सारा जो स्ट्रिप्स है वो सेपरेट हो जाती है। और उसके बाद ये ब्लैंचिंग में जाता है। तो ब्लैंचिंग हम लोग 2 स्टेज ब्लैंचिंग करते हैं। ब्लैंचिंग यानी जो पानी के अंदर हॉट स्टीम दी जाती है, तो 50-60 डिग्री करीब टेम्परेचर होता है। तो फर्स्ट जो वेसल होता है ब्लैंचिंग का, उसमें इसको कुक किया जाता है, जिससे कि एंजाइम्स डीएक्टिवेट होते हैं। और सेकंड स्टेज जो ब्लैंचिंग का है, उसमें यदि आलू में कोई शुगर है
कोल्ड स्टोर में अगर आप आलू रखते हैं तो शुगर धीरे धीरे डेवलप होती है, वो शुगर लीच आउट हो जाती है। जब हम फ्रेश जो फार्म से आलू आता है फ्रेश के सीज़न में, उस टाइम पे हम सेकंड ब्लांचर यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब ब्लांचिंग के बाद होता है ड्राइंग प्रोसेस। अब ड्राइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज़ की जो ये स्ट्रिप्स है उसका सरफेस मॉइस्चर इवापोरेट कर रहे हैं, और उसी से ड्राइंग से ही प्रोडक्ट जितना क्रिस्पी बनेगा। ड्राइंग होने के बाद फिर पार फ्राइंग करते हैं, हम फुल फ्राइंग नहीं करते हैं, और पार फ्राइंग करने के बाद उसको तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। जब फ्रायर के बाद प्रोडक्ट निकलता है उसका टेम्परेचर होता है प्रोडक्ट का 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, और फ्रीज़र में जब जाता है तो उसके दो सेक्शंस होते हैं फ्रीज़र के। पहला है प्री कूलर, प्लस 90 से पहले वो प्लस 10 पर पहुंचेगा, और प्लस 10 से फिर वो दूसरे सेक्शन में माइनस 18 पर बाहर निकलेगा। अब ये सिर्फ हो जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। और जो फ्रोज़न प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसके बाद उसका पैकेजिंग जो है, प्राइमरी पैकिंग भी ऑटोमेटिक होता है, और जब हमने शुरू किया था तो सेकेंडरी पैकेजिंग जो है मैनुअल कर रहे थे, आजकल उसमें भी ऑटोमेशन आ गया है, तो वो भी हम ऑटोमेटिक करके पैलेटाइज करके फिर कोल्ड स्टोरेज में। पैलेटाइज क्या होता है? पैलेटाइज यानी जो ये बॉक्सेस होते हैं उनको स्टैक कर देते हैं एक पैलेट के ऊपर, ताकि फिर वो कोल्ड स्टोरेज में, जो सब जीरो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर उसको रखा जाता है। यहाँ पर जो ये कोल्ड स्टोरेज है वो माइनस 18 डिग्रीज में रहता है। जो पोटैटो का कोल्ड स्टोरेज है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो पोटैटो हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं 8 से 10 डिग्री पे, और जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो फ्रोजन प्रोडक्ट है, उसको माइनस 18 पे रखा जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब जीरो कोल्ड स्टोरेज। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिफर ट्रक्स यूज़ होते हैं इसमें। फिर अगर डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हम लोग जिस कोल्ड स्टोर में यहाँ रख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं मदर डीसी, मदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ से फिर हम रीजनल डीसीज में भेजते हैं, जैसे मान लीजिए बेंगलोर के पास है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर भी हम स्टॉक रखते हैं। ऐसे जो रीजनल डीसीज हैं इंडिया में हमारे 10 हैं। मदर डीसीज 4-5 है, वो उसी लोकेशन में मैसाना में है। फिर रीजनल डीसीज में हम अपना स्टॉक रखते हैं, और वहाँ से फिर होरेका डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेल के डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई होता है। जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है वो लोग जो हमारा मदर डीसी है वहीं से ही लिफ्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली लगभग 400 करोड़ के आसपास आपके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इंडिया में आपके जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। हाँ जी। सो हमारे जो इंडिया में फूड सर्विस के लिए, होरेका चैनल के लिए करीब 300 डिस्ट्रीब्यूटर है, और रिटेल के लिए, रिटेल में अभी हमने कदम रखा है करीब 1-1.5 साल से, तो करीब 100 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रिटेल में भी है। अच्छा, होरेका में भी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, क्योंकि होरेका जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ में दूसरे भी जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया या कोई डेयरी प्रोडक्ट है, वो सब मिलू के, मटर है, स्वीट कॉर्न है, हाँ जी, ये सारे फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, वो सारे इन होटल्स को सप्लाई कर रहा है। क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा ज्योग्राफी है तो यहाँ पर सब जगह हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकते। टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके? हमारे 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा, जो इसमें ग्लोबल प्लेयर है मकेन, इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उसने जस्ट इन टाइम फ्रीजिंग एक टेक्नोलॉजी बिल्ड करी कि भाई आलू ऑन द स्पॉट प्रोसेस करके उसको फ्रीज करते हैं ताकि प्रोडक्ट की जो फ्रेशनेस है वो लंबे समय तक रहे। तो हाइफन ने भी ऐसा कुछ मॉडल बिल्ड किया है जो हमारे प्लांट पे आता है, और उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, फिर चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, आलू टिक्की, बर्गर पैटीज, ये सारे जो पोटैटो स्पेशलिटीज़ हम लोग बोलते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग भी फ्रीज करते हैं। जो फाइनल प्रोसेस है उसको हम IQF बोलते हैं, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। तो नाम से जैसा आप समझ पा रहे हैं, हर एक जो प्रोडक्ट का, जैसे फ्रेंच फ्राइज है तो हर एक स्ट्रिप जो है उसकी इंडिविजुअली और क्विकली फ्रीज होती है, क्विक फ्रीजिंग। तो क्विक फ्रीजिंग क्या है कि जो प्रोडक्ट है, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल है, उसमें नॉर्मली मॉइस्चर रहता है, तो उस मॉइस्चर को हम लोग आइस क्रिस्टल्स में एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं क्विकली और कोर तक। और फिर अगर आप उसको फ्रोजन स्टेट में मेंटेन करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है फ्रेंच फ्राइज के केस में 18 से 24 महीने रहती है, कुछ प्रोडक्ट्स में 18 महीने है, कुछ प्रोडक्ट्स में 12 महीने है, डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स। सो कम से कम 12 महीने की आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। तो बिना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी लंबी शेल्फ लाइफ मिलती है। ये आलू आने के बाद कितने दिन का प्रोसेस है जब फ्रीजिंग में चला जब आलू आता है फैक्ट्री पे, तो हमारी जो प्रोसेसिंग लाइंस हैं वो डिज़ाइंड है पर आवर कैपेसिटी पे। तो एंट्री पे जो रिसीविंग होता है और फाइनल पैकिंग में 1 घंटा ही लगता है। प्रोसेसिंग लाइन जैसे हमने जब शुरुआत की थी तो 2 टन की थी, अभी हम 7.5 टन की प्रोसेसिंग लाइन चला रहे हैं। नई लाइन जो है वो 20 टन की लगा रहे हैं, मतलब 20 टन पर घंटा फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। यानी करीब करीब 35 टन जो आलू है वो एक तरफ से डाला जाएगा, रिसीव होगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो पैक होगा वो 20 टन पैक होगा, और ये 1 घंटे में 1 घंटे में हो जाए। तो अभी इसी 1 घंटे के अंदर थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसमें आपका मेन रॉ मटेरियल आलू है जी। अब उसका पिल्फरेज कम से कम हो,
वेस्टेज कम से कम हो। तो कोल्ड चेन का जो आपका पूरी चेन है, हम समझ लेते हैं इसको वैल्यू चेन को, उसमें कौन सा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आप बहुत ध्यान से देखते हैं, जहाँ वेस्टेज होती है? कलेक्शन में हो सकती है, प्री कूलिंग में हो सकती है, ट्रांसपोर्ट में हो सकती है, या फ्री स्टोरेज में हो सकती है, या जिस समय प्रोसेसिंग हो रही है तब हो सकती है। तो कहाँ पे वेस्टेज पहले ज़्यादा होती थी, आपने कोई प्रोसेस बनाया, ठीक किया उसको? जब हम कोल्ड चेन की बात करें तो हमारे बिजनेस में कोल्ड चेन कई जगह पे अप्लाई होता है। सबसे पहले जो सीड का कोल्ड स्टोरेज है, जब हम सीड खरीदते हैं, बेसिकली सीड जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस समय जो 7-8 महीने के लिए कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं, उस समय भी लॉसेज होते हैं। सो बेसिकली पोटैटो में 5% तो श्रिंकेज होगा, वो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ नहीं की, कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो 5 की जगह 7-8% हो सकता है। तो 5% तो मिनिमम ये है। और दूसरा 3-4% हो जाता है, कोई रॉटेज है या कोई ग्रेडिंग के टाइम पे अगर कुछ ख़राब आलू आ गया वगैरह, तो ऐसे 7 से 8% का जो है लॉसेज है। अब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इन लॉसेज को मिनिमाइज़ किया जाए। जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय हमें 12% के लॉसेस भी मिलते थे। अब हम करीब 8% पे पहुंच गए हैं, 7.5-8% हमारे स्टोरेज लॉसेस आते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कोल्ड चेन का, वो है जब हम प्रोसेसिंग वाला जो आलू है हमारा, जो कमर्शियल क्रॉप है, उसको जब हम कोल्ड स्टोर में स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर भी लॉसेस हो सकते हैं। 4 से 5% श्रिंकेज हो सकता है, और बाकी रॉटन वगैरह होने के चलते 3-4% और हो सकता है। तो वो जो बाकी 3-4% है, उसको मिनिमाइज़ करने की हमारी कोशिश रहती है। ये जो 1450 करोड़ आपने रेवेन्यू बुक किया, ये मार्च FY25 में किया आपने। कंपटीशन को देखते हुए आप क्या प्राइसिंग की क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं इस समय कि भाई मैं स्विच करने में मेरा इतना टाइम सेव हो रहा है, मेरा इतना एफिशिएंसी आ रहा है, मेरा इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, मेरा इतना वेस्टेज घट रहा है। तो आप जो गलतियों में सीखा, आप स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुए, उन गलतियों में मुझे कोई ऐसी गलती बताइए जो प्रोसेसिंग में, जो एक्सपोर्ट मार्केट में मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रहा? पेमेंट साइकिल का एक इशू तो है ही है। ये जो 1450 करोड़ आपने रेवेन्यू बुक किया, ये मार्च FY25 में किया आपने। हाँ जी, FY25। इस साल का क्या प्रोजेक्शन है आपका रेवेन्यू? इस साल का करीब 1550-1600 करोड़ रहेगा। 1550-1600 करोड़ रहेगा। अभी क्या आपने पैट मार्जिन परसेंटेज, पैट कितना रहा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? सो FY25 जो है उसमें हमारा करीब 10% पैट रहा। 10% पैट रहा, मतलब समझे हम कि लगभग 150 करोड़ के आसपास आपका पैट रहा है। दिस इज़ वेरी हेल्दी, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी आप पे डेट भी चल रहा है, कोई कर्जा? हाँ जी, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो सारा केपेक्स में इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उसके लिए टर्म लोन्स हैं हमारे, और वर्किंग कैपिटल भी जो है सारा उसके लिए बैंक से फाइनेंस। एक्सपोर्ट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी होगी आपको, क्योंकि हाँ, हमारे बिजनेस में दोनों साइड, क्योंकि रॉ मटेरियल में भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिर आप जो फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी कस्टमर को बेच रहे हैं, तो एक वर्किंग करीब कैपिटल को, टर्म लोन्स को फैक्टर इन करके 10% पैट आप मेंटेन कर रहे हैं। वो थोड़ा वेरी करता है, 8 से 10-12% के आसपास। जो हमारे एबिटा मार्जिन्स है वो 15 से 20% के बीच में रहते हैं। ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस। बहुत अच्छा लगा देख के, कितना हेल्दी बिजनेस है। आप कुछ को डिटेल में समझिए, ये ऐसे ही पॉडकास्ट आपको हेल्प करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्राइसिंग और कॉस्टिंग आप डिटर्मिन कैसे करते हैं? पैट आप 10% मैनेज कर रहे हैं इस समय, कंपटीशन को देखते हुए आप क्या प्राइसिंग की क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं इस समय? अपने आप को आप प्रीमियम देख रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उसमें भी आप कॉस्ट प्लस चल रहे हैं, या मार्केट पेनिट्रेशन पे आप फोकस कर रहे हैं आप, या आप देखते हैं कि नया मार्केट में मैं एंटर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई डीप पॉकेट्स को यूज़ करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी करूँगा? तो अभी प्राइसिंग कैसे देखते हैं हम? सो प्राइसिंग में जैसे अभी जैसे 70% हमारा एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 70% है, तो उसमें जो हमारा प्राइसिंग रहता है उसमें हमको बेंचमार्क करना रहता है यूरोप और US की सप्लाईज से। अब आजकल चाइना भी आ गया है मार्केट में, तो जो ग्लोबल प्राइसिंग है उसको बेंचमार्क करना होता है, क्योंकि ओवरऑल जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन अभी बहुत छोटा है, और उसके चलते हम लोग अपना जो बैकएंड है, हमारा जो प्रोसेसिंग है, उसका जो कॉस्ट है उसको मैनेज करते हैं। अब इसमें वेरिएबिलिटी रहती है, और लेकिन फिर भी करीब करीब ऑन एन एवरेज इस तरह का जो मार्जिन है जुटा पाते हैं। उसका मेन रीज़न एक तरह से इसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और डोमेस्टिक मार्केट में बेसिकली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट वो फ्रेश बना रहा है उसकी जगह ये कन्वीनियंस फूड है, तो उसमें अगर वो शिफ्ट करता है तो उसके लिए क्या राइट प्राइस होना चाहिए, जिससे जो वो खुद बना रहा है उसमें जो अपना कॉस्ट आ रहा है वर्सेस ये, तो एंड में जो वो शिफ्ट करेगा तो इसमें भी उसका जो इनकम है, जो मार्जिन है, वो बढ़ना चाहिए। तो आप इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप आप होरेका में और बड़े ब्रांड्स को बताते हैं कि भाई मैं स्विच करने में मेरा इतना टाइम सेव हो रहा है, मेरा इतना एफिशिएंसी आ रहा है, मेरा इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, मेरा इतना वेस्टेज घट रहा है, और मेरा स्पीड टू मार्केट बढ़ रहा है। उन सबको आप थोड़ा कैलकुलेट करके समझाते हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में पता किया तो मुझे समझ में आया कि पिज़्ज़ा हट, KFC, PVR या बर्गर किंग या सबवे या वाटर बर्गर या टैको बेल, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स को आपने इस समय, कई तरह के ब्रांड हैं जिनको आपने
आपने पकड़ा। थोड़ा अगर हमने इंडिया की मार्केट में इनकी बात ही कर ली है और आप कह रहे हैं कि वो आपके वाले प्रोडक्ट पे स्विच करें तो उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट होती है, इसके अलावा उनकी कोई स्पेसिफिक क्रूशल रिक्वायरमेंट भी होती होगी जिसको मीट करने के लिए आपको कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ प्लानिंग आपने किया कि यार ये बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो किसी ब्रांड के साथ कोई खास, कोई मुश्किल, कोई रिक्वायरमेंट कोई आती है जिसको आप बहुत ध्यान देते हैं? उसमें क्या है, जो ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स हैं, ये तो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स हैं। इनका तो मॉडल ही ये है कि इनको क्विकली जो है कस्टमर को खाना उपलब्ध कराना है। अब बात करते हैं हम जो होरेका चैनल्स हैं, कोई अगर होटल है, रेस्टोरेंट है या केटरिंग कंपनी है, वो अगर खुद बनाए, खुद अपने मैनुअली बनाए वर्सेस ये एक रेडी प्रोडक्ट ले, तो उसमें वो उनके लिए क्या प्रोपोजिशन है। एक तो जो एडिशनल कॉस्ट वो इनकर करते हैं उसको अगर गिने, फिर जो ये प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो कैसे ये बेटर है। फ्रोज़न प्रोडक्ट में इस तरह के कस्टमर के लिए कंसिस्टेंसी रहती है टेस्ट में, क्वालिटी में। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पिलफ्रेज, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है। किसी भी अगर रेस्टोरेंट में अगर आप देखें या चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में देखें तो पिलफ्रेजेस काफ़ी हो सकते हैं, वेस्टेजेस काफ़ी हो सकते हैं। उस वेस्टेज को, क्योंकि ये पोर्शन कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक जो हमारा आइटम है उसको पर पीस ये लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे करके वेस्टेजेस और पिलफ्रेजेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। लार्ज क्लाइंट्स कई बार आपको खुद समय बहुत लगाना पड़ता होगा। हाँ जी, हर कस्टमर की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन रहती है कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। अब रेसिपी जो है, जैसे आलू पैटी हो गया या बर्गर पैटीज़, ये सारे जो साइड्स हैं उसमें उन लोगों का अपना रेसिपी भी रहता है, उनके साथ में हम लोग डेवलप करते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध आलू है उसमें से किस तरह से हम उनकी जो स्पेसिफिकेशंस को मीट कर पाएँ, उसके लिए हम इसके लिए प्रोडक्शन लाइन सेम रहती है, अलग अलग होती हैं? देखिए, फ्रेंच फ्राइज़ का जो प्रोडक्शन लाइन है, जो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ की प्रोडक्शन लाइन सेपरेट है बिल्कुल, और जो पोटैटो स्पेशलिटीज़ हैं उसके लिए फिर अलग है, और ये पोटैटो फ्लेक्स के लिए अलग है। अब ये ज़रूर है, जब हम शुरुआत कर रहे थे तो उस समय अगर आपका जो क्लैरिटी ना हो कि कितनी क्वांटिटी मेरा फ्रेंच फ्राइज़ बिकेगा या पोटैटो स्पेशलिटीज़ बिकेंगे, तो एक हाइब्रिड लाइन भी बनाई जा सकती है। उस लाइन पे आप फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हो, फिर फ्रेंच फ्राइज़ का जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप स्पेशलिटी भी बना सकते हो। लेकिन यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा प्रोडक्शन जो है, तो ओवरऑल अगर स्पेसिफिक बनाएंगे तो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो बेटर रहेगा, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर आपको वॉल्यूम में काम बहुत करना अच्छा है, लर्निंग ऑपरेशनल कर्व आपका एफिशिएंसी बिल्ड हुआ है 10 साल में। एक अच्छा लर्निंग कर्व बिल्ड हुआ है उसका हमारे कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो रहा है। और 10 साल से मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं, ये मेरी अपनी गुड न्यूज़ है। हमारा एक प्रोग्राम है लीडरशिप फनल, उसका 10 साल का लेगेसी बिल्ड हो गया है, और 10 साल से अब तक हम हज़ारों, लगभग 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को फिजिकली लाइव बैठा करके उनको लीडरशिप फनल 3 दिन का वर्कशॉप होता है, 1 साल की हैंड होल्डिंग होती है। जैसे आप किसान की हैंड होल्डिंग करते हैं, ऐसे हम एंटरप्रेन्योर्स की करते हैं। उनको हम लोग फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट कराते हैं, कोच देते हैं, और हैंड होल्ड करके उनका एक अलग ऐप है, उनके पास प्राइवेट वीडियोज़ आते हैं, वो प्राइवेट वीडियोज़ से लेकर के फ्रेमवर्क प्रिंट आउट निकाल के करते हैं। तो 10 साल हो गए हमें भी लीडरशिप फनल करते हुए, और अब तक भगवान की कृपा से मेरे ख्याल में अभी हमारी बराबरी पे भारत के अंदर और कोई डेवलप नहीं कर पाया इतना बड़ा इकोसिस्टम जो हमने किया। और ये याद कर रहे हैं हम, अपनी थोड़ी तारीफ करने का मौका ढूंढ लिया आपके 10 साल के साथ में। पर मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस आपके देखे हैं, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ आप जिस तरह से लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव आजकल ये पॉडकास्ट के माध्यम से आप ला पा रहे हैं। बड़ा ही ये अच्छा काम है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को पहुँचे, और आजकल के दौर में इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जितना ज़्यादा आप जानकारी लोगों को पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और कोइंसिडेंस की बात है, हमें भी 10 साल हो रहे हैं इस साल, हमारी कंपनी के भी जो ऑपरेशन शुरू हुए थे इस साल हम लोग 10 साल कर रहे हैं। और इन 10 सालों में हम लोगों ने अपना, जो मैंने खुद का भी अगर बात करूं, मैं अपनी टीम से हमेशा कहता हूं कि वी हैव गॉन थ्रू द लर्निंग कर्व। तो आप जो गलतियों में सीखा, आप स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुए, उन गलतियों में मुझे कोई ऐसी गलती बताइए जो प्रोसेसिंग में कभी हो जाती थी। बड़ा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जहाँ पे आप क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल अब आपने बहुत अच्छा बिल्ड किया, क्योंकि अगर छोटी सी भी डिविएशन हुआ तो पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता था। तो वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको लगा कि यार ये बहुत बड़ी लर्निंग हुई, यहाँ पहले हमसे गलती होती थी, पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता था, पर अभी ठीक कर लिया? अब उसमें जैसे आलू का जो हर एक लॉट है वो वेरिएबल रहता है, तो उसमें हम लोग पहले जब क्वालिटी चेक करते थे तो आलू सिर्फ प्लांट पे आता था, उस समय चेक होता था। लेकिन अब हम करते हैं, जब कोल्ड स्टोर से डिस्पैच हो रहा आलू उस समय भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तो इधर डबल चेक हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपका जो, क्योंकि आलू का पूरा ट्रक है उसमें कुछ पार्ट जो है वो तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन आपने प्रोडक्शन रन ले लिया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट का जो पूरा बैच बना उसमें अगर पूरा ही क्वालिटी ठीक नहीं आया तो उसमें फिर बैच होल्ड हो सकता है, रिजेक्शंस हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अब जो शुरू किया है पिछले कुछ सालों से
कि डबल चेक कर लेते हैं, एक तरह से मेकर चेकर हो जाता है। जो एग्री टीम सप्लाई कर रही है वो भी अपना चेक कर लेता है और जो प्रोडक्शन टीम है वो भी चेक कर लेती है। तो एक तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भी कदम रखा वो पहली बार कदम रखा। जैसे खास करके क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट में जो हमने कदम रखा वहाँ हम लोग पायनियर्स रहे हैं। तो एक्सपोर्ट की एक सीख जो है, जो सबसे पहला हमारा स्टेप था, वो हमारा गलत गया था। अब उसमें ये हुआ था कि जो कस्टमर ने प्राइस के चलते, उनको कम प्राइस पे मटेरियल चाहिए था, तो और हमारे पास भी आलू जो है वो थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी का एंड ऑफ द सीज़न का था, तो उस प्राइस के चलते हम लोगों ने क्वालिटी जो उसको सप्लाई की, तो वो उसने क्या है कि एक लीडिंग सुपरमार्केट चेन में जो लिस्ट कर दिया, तो वहाँ फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो हमारा पैसा भी गया उसमें। और लेकिन हमारे लिए ये लर्निंग था कि क्योंकि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं थी इस प्रोडक्ट की। अब ये जो कस्टमर है ये राइस में काम करता था, तो उस दिन से हमने तय किया कि यार हम भी इस फील्ड में जो है, इंडिया अभी इसमें नया है, इवॉल्व हो रहा है, तो हमें उसी कस्टमर के साथ काम करना चाहिए जिसका प्रायर एक्सपीरियंस हो, या तो फ्रेंच फ्राइज का या कम से कम फ्रोजन प्रोडक्ट का। फ्रेंच फ्राइज के अलावा और SKUs आप धीरे धीरे बिल्ड करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो भी आपके रेवेन्यू में अच्छा कंट्रीब्यूट करें, उसका भी वॉलेट शेयर बिल्ड होना चाहिए। अब इसमें पैटीज आप बना रहे हैं, इसमें आप मेरे ख्याल है फ्राइज के अलावा फ्लेक्स आपने बताया, आप कुछ स्नैक्स पे भी काम कर रहे हैं। तो असेंबली लाइन को में दो चीज़ें हो गई, एक तो जैसे आपका पूरा प्रोसेसिंग लेआउट है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल असेंबली लाइन हो गया या डेडिकेटेड असेंबली लाइन हो गया, इसको बैलेंस कैसे करते हैं? ये पोटैटो का जो प्रोसेसिंग है उसमें एक्चुअली डेडिकेटेड असेंबली लाइन जो है वही काम करेगी। अगर मैं दूसरे कोई वेजिटेबल की बात करूं, क्योंकि सिमिलरली वो भी फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक ही असेंबली लाइन के ऊपर आप कई सारी वेजिटेबल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो पोटैटो प्रोसेसिंग है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है, वो फ्रेंच फ्राइज़ एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है, पोटैटो स्पेशलिटी अलग तरीके का प्रोडक्ट है। पोटैटो फ्लेक्स जो हम करते हैं वो तो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, वो फ्रोज़न की कैटेगरी में आता ही नहीं है। वो बेसिकली हम पोटैटो फ्लेक्स इसलिए करते हैं कि जो अंडर साइज़ आलू है वो भी हम किसान से ले पाएँ, नहीं तो उस आलू को फिर किसान को कहीं और बेचना पड़े, उसमें लॉस हो जाए उसका, तो वो आलू भी हम लोग ले पाते हैं। और हमने जब आलू प्रोक्योर किया उसमें से जो ग्रेड आउट निकलता है वो भी हम फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। लेकिन फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में जो ये सारे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए तो एक डेडिकेटेड लाइन चाहिए। पोटैटो स्पेशलिटी का आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें एक ही लाइन पे आप कई सारे 10-15 तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब पोटैटो अपने आप में एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसको आप कोई वेजीज के साथ, कोई वेजिटेबल्स के साथ हो गया, चीज़ के साथ, पनीर के साथ मिक्स करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्यूरेट किए जा सकते हैं, तो वो एक ही लाइन पे बनते हैं। अब हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, सबसे पहले हमने एक्सपोर्ट की अगर बात करें, फोकस किया फ्रेंच फ्राइज़ पे। उसके बाद ग्लोबली एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जो ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, हैश ब्राउन। पिछले 3-4 सालों से हम लोगों ने ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक हैश ब्राउन डेवलप किया है और वो काफ़ी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2 हमारी प्रोसेसिंग लाइन सिर्फ हैश ब्राउन पे चल रही है। हैश ब्राउन आपका सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग हाँ, सेकंड लार्जेस्ट हो गया। क्योंकि हैश ब्राउन दुनिया भर में नाश्ते में बहुत खाया जाता है, क्रिस्पी आलू पैटी है। तो जो हम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर फ्रेंच फ्राइज है और सेकंड हैश ब्राउन है, फिर टेटर टॉट्स है, ठीक है। लेकिन अब हमने जो प्रोडक्ट रेंज है, अब हमने पिछले 1-1.5 साल से जब हमने B2C में कदम रखा है, उस समय हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो भी मार्केट है सब जगह अनाउंसमेंट की कि अब तक हम जाने जाते थे एज अ फ्रोज़न पोटैटो कंपनी, अब हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ फ्रोज़न फूड कंपनी। कंप्लीट रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमने शुरुआत की है फ्रोज़न पिज़्ज़ा से, पिज़्ज़ा पॉकेट से, जिसमें सेवरी रेंज है, उसके बाद स्वीट वाला रेंज भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर मोज़रेला चीज़ स्टिक्स हो गई, अनियन रिंग्स हो गए, हरा भरा कबाब हो गया। तो ये जो रेंज है, जो पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स है, उसमें तो आलू टिक्की, बर्गर पैटी, फिर इंडियन एथनिक स्नैक्स जैसे मुंबई आलू वड़ा, फिर एक साबूदाना पैटी जिसमें साबूदाना और पोटैटो मिक्स करके, खास करके वो फास्टिंग स्पेशल बनाया हमने, उपवास के टाइम पे भी खाया जा सकता है क्योंकि सेंधा नमक उसमें डाला हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इंडियन एथनिक प्रोडक्ट्स भी क्रिएट किए हैं। तो जब आप अपने ब्रांड को लेके जा रहे हो बाजार में एक कॉमन कंज्यूमर के पास में, सेम डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए नया बिल्ड करना पड़ा है? ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्रोजन प्रोडक्ट। ये ज़रूर है कि होरेका के डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, रिटेल के अलग है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो होरेका और रिटेल दोनों ही करते हैं। रिटेल का अभी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है? रिटेल का अभी करीब 5% के आसपास। 5% है। आप क्या देख रहे हो रिटेल में? आपका ब्रांड कितने दिन में कहाँ पहुँचने चाहते हो? आपने क्या सोचा है इसके विषय में? देखिए, अब हमने जैसे हर घर में आप पहुँचना चाहते हो? हाँ जी, ये बिल्कुल कुछ इसी तरह का हमने अपना जो कंपनी का, देखिए हमारा विजन जो है, उसका एक विजन मोटो हमने बिल्कुल इसी तरह से कहा है कि वी वुड लाइक टू, ये हमने जो इंटरनली टीम्स में हम लोग अपनी टीम के साथ बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हाइफन इन एवरी किचन। तो हम हर घर में नहीं, हर एक किचन में पहुंचना चाहते हैं। फिर चाहे वो होटल का किचन हो, रेस्टोरेंट का किचन हो, कोई केटरिंग का किचन हो जहाँ सोशल गैदरिंग्स में ये किचन यूज़ करते हैं,
और हर एक घर यानी कोई मान लीजिए कोई, डोमेस्टिक मार्केट में हाइफन ही रखेंगे ब्रांड आप? हाँ जी, ब्रांड हाइफन रहेगा, तो हर किचन में हम पहुंचना चाहते हैं, हाइफन इन एवरी किचन। हाइफन इन एवरी किचन, ये हमारा विजन मोटो है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा सुन करके, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। मैं अभी तक पैकेजिंग पे कोई बात नहीं करी मैंने आपसे। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैकेजिंग पे भी समझूं, क्योंकि एक्सपोर्ट में, डोमेस्टिक मार्केट में अलग प्रकार की पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। मटेरियल थिकनेस कैसा है, कैसे पैक करेंगे आप, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी की आपने कुछ बात करी थी बीच में कि आप सेकेंडरी भी आप खुद करने लगे हैं, जिसमें आप ऑटोमेशन लेकर के आ रहे हैं। तो कोई सीलिंग स्ट्रेंथ होती है, या अंदर हमारे को कोई किसी प्रकार का प्रिंट या लैमिनेशन है, उसको कस्टमाइज़ करना है, ताकि प्रोडक्ट की अपनी एक ईमानदारी, उसकी इंटेग्रिटी, प्रोडक्ट की अपनी हेल्थ, उसका शेल्फ लाइफ, उसकी सेफ्टी मेंटेन रहे। तो पैकेजिंग थोड़ा मुझे समझाइए, उसका प्रोसेस क्या है आपका? देखिए, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पैकेजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें पैकेजिंग का रोल है उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर भी। जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग करके उसको पैक किया जाता है, लेकिन हमारे जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं उस केस में ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से ही उसकी शेल्फ लाइफ आ गई। तो पैकेजिंग इतना ज़्यादा क्रूशियल नहीं है फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में, बट ये है कि हर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हर चैनल की रिक्वायरमेंट, होरेका की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। उसमें जो पैकेजिंग है वो कोई ऐसा बहुत फैंसी मल्टी कलर पैकिंग नहीं चाहिए, तो उसमें पॉली हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो रिटेल कंज्यूमर है वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि उसको जो है अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का जो पिक्चर है वो भी हमें डिस्प्ले करना है कि बनने के बाद कैसा दिखेगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, तो इसलिए मल्टी कलर पैकिंग चाहिए। वहाँ हम लोग लैमिनेट यूज़ करते हैं। लेकिन जो पैकेजिंग की स्ट्रेंथ है, हम लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो ये है कि जो पैकेजिंग की थिकनेस है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से भी जो अप्रूव्ड है, जो थिकनेस है वो कम से कम 50 mm से ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो रिसाइकल हो पाए। तो जो सारा पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ रिसाइकलेबल। और जहाँ तक हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी पैकेजिंग जो है वो ऑटोमेटिक शुरू से था। सेकेंडरी पैकेजिंग जो है वो भी हमने ऑटोमेटिक इसीलिए कर दिया क्योंकि सेकेंडरी मतलब वो जो गत्ते के डब्बे हैं, नहीं, कार्टन देखिए, वाटर। हाँ, सो प्राइमरी पैकेजिंग यानी जो जब food को पाउच touch कर रहा है, पाउच में जब पाउच जाते में हैं जा रहा है। वो, फिर उन पाउच को हम जब कार्टन में पैक करते वो हैं, secondary जैसे एक packaging। कार्टन में 5 पाउच आते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने पूरा उसको ऑटोमाइज कर दिया, क्योंकि हमारा स्केल इतना बड़ा है। कोरुगेटेड बॉक्सेस बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोरुगेटेड बॉक्सेस। तो कोरुगेटेड बॉक्सेस आप बनवाते हैं किसी से? हाँ, वो बनवाते हैं, वो लेके आते हैं, और जो पाउच है उसके लिए भी जो फिल्म है वो बाहर से बन के छप के आती है, लेमिनेट है वो भी इसी तरह से आता है, और कोरुगेटेड बॉक्सेस भी हम किसी से बनवाते हैं। कोरुगेटेड बॉक्सेस के कई क्लाइंट्स हमारे, मतलब उनके कई बिजनेसमैन हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। पर जब आपने बताया सरकारी नॉर्म्स की 50 mm की बात कर रहे थे, तो मैं कंप्लाइंसेस को और देखता हूँ। अगर जितने आप कंप्लाइंट होते जाते हैं, आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में या बड़े क्लाइंट्स को आपको कैप्चर करने में आपको और हेल्प मिलता है। इसमें BRC भी है, इसमें हैसप भी है, इसमें ISO भी है, इसमें हलाल भी है। आप क्या क्या सर्टिफिकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड के मेंटेन करते हैं, और QSR को या एक्सपोर्ट को कैप्चर करने में ये कहाँ तक आपको हेल्प किया? तो एक तो ये जो BRC सर्टिफिकेट है वो क्या है कि दर्शाता है कि किस तरह से हमारा जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, उसका एक सर्टिफिकेशन है। इसी तरह से हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है। जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो कुछ कंट्रीज़ की, मिडल ईस्ट वगैरह में उसकी रिक्वायरमेंट, उनकी अपनी सर्टिफाइंग बॉडीज़ हैं। तो हमने सबका सर्टिफिकेशन ले रखा है, सिडेक्स भी ले रखा है। तो सिडेक्स जैसे हमें ज़रूरत पड़ी जब हम US एक्सपोर्ट कर रहे थे, वॉलमार्ट में हम लोग सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर सिडेक्स की भी हमें ज़रूरत पड़ी। तो वैसे सारे सर्टिफिकेशन हमने ले रखा। अच्छा, अब आप 45 देशों में आपने बताया आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट मार्केट में मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रहा? आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दिया, आपका मतलब कॉस्ट एडवांटेज है, प्राइस एडवांटेज है? वैसे आपने इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी बिल्ड कर लिया है कि आप अलग अलग आइटम बना रहे हैं सेम लाइन पे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बिल्ड कर लिया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, 1,500 करोड़ आप टच कर गए हैं, 1600 करोड़ करने वाले हैं आप। ये आपका सप्लाई एडवांटेज ने आपको बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि आप किसान आपके साथ आपके अपने हैं, फार्मर आपके कंट्रोल में है, उसका फ़ायदा रहा, या प्राइसिंग एडवांटेज आपको फ़ायदा रहा। तो इस कोर के कारण आप एक अपने लिए एक अच्छा मार्जिन, अपने लिए एक हेल्दी नंबर्स आप ड्राइव कर पाए। तो आपका कोर क्या माना जाएगा? कोर मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये जो इंटीग्रेटेड सीड टू शेल्फ बिजनेस मॉडल है, और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बट एक्सपोर्ट्स में भी इतने सारे अलग अलग कंट्रीज़ में सप्लाई करना। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया प्रोडक्ट रेंज का, इतनी बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट रेंज ऐड करना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाते जाना। और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया कस्टमर सेगमेंट्स का। तीनों चैनल्स में हम लोग अभी प्रेजेंट। ब्यूटीफुल। होरेका, कहाँ आलू की ट्रेडिंग से लेकर के आपने क्या बिल्ड कर दिया, कमाल कर दिया आपने।
हाँ हरीश भाई, अद्भुत है ये। मैं 10 साल पहले आप देखो, जब आप बता रहे नीदरलैंड और बेल्जियम, मैंने समझा था कि सबसे बड़े जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ के वहाँ से हम इंपोर्ट किया करते थे। इंडिया में बहुत इंपोर्ट होता था फ्रेंच फ्राइज़। आज हम देख रहे हैं 2.5 लाख टन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में ले लो, मिडल ईस्ट में ले लो, यूरोप में ले लो, यूएस में ले लो, सब जगह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट में फ्रेंच फ्राइज़ के इस समय आई यू द लार्जेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया? देखिए, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, इसी तरह से अमेरिका के कुछ स्टेट्स, ये ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट्स में इनका बहुत बड़ा शेयर रहा है। यहीं से ग्लोबल सप्लाईज जो है वो यहीं से मैनेज होती है। अब कंपैरिजन में भारत कहाँ आ अब गया? इंडिया में जो शुरुआत हुई वो डोमेस्टिक जो है ना, जो पहले इंपोर्ट हो रहा था ये प्रोडक्ट, उसके बाद कैसे लोकल प्रोडक्शन हो, वहाँ से शुरुआत हुई। और एक्सपोर्ट्स में अभी 7-8 साल पहले ही इंडिया ने कदम रखा है। तो ये टर्न अराउंड है, इंपोर्ट करते हुए अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स में अभी करीब 2.5 लाख टन पे हम लोग पहुँचे हैं। और ये जो 2.5 लाख टन पहुँचे हैं हम लोग, उसमें ओवरऑल मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग एक लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। लेकिन इसमें और बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम लोगों ने कैसे किया है कि एक अगेन जो हमारा एक्सपोर्ट क्योंकि कोई और नहीं कर रहा था, तो हमने कैसे अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बनाई। हमने फोकस किया नज़दीकी देशों में। ये जो सारे एशिया की सारे मार्केट्स हैं, सारी कंट्रीज़ हैं, वो पहले इंपोर्ट कर रहे थे यूएस और यूरोप से। और फिर हम क्योंकि इंडिया से नज़दीक है, हमारा लॉजिस्टिक्स एडवांटेज है, कॉस्ट हमारा कम है। हालांकि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यूरोप यूएस से ज़्यादा था जब हमने शुरुआत की थी। अब हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। लेकिन अभी भी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है, जो अब हम नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 20 टन फ्रेंच फ्राई लाइन का, उससे आएगा, उससे और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो लॉजिस्टिकल एडवांटेज हमारे पास था। ऐसे करके हमने इन मार्केट्स में एंटर किया, पहले साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद जैसे हमारा और स्केल बढ़ा तो हमने मिडल ईस्ट किया, फार ईस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। ऐसे करके 40 से 45 देशों में हम पहुँचे हैं। वेरी गुड है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन जब आप 40-45 देशों में सामान बेच रहे हो अपना, तो पेमेंट साइकिल का एक इशू तो है ही है। आपने तो इन्वेस्टमेंट बीज से कर दिया, सीड से डेवलप करते हुए आपने प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, उसके बाद शिपमेंट भी हो गया, माल पहुंच भी गया, पर रिसीवेबल और इन्वेंट्री डेज, ये दोनों आपके वर्किंग कैपिटल के साइकिल को बहुत इम्पैक्ट करता है। और उसी के कारण मुझे लगता है कि आपको लोन्स भी लेने पड़ते हैं, है ना, या टर्म लोन्स हैं आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैनेज करने के। तो हाइफन इस साइकिल को शॉर्टन करने के लिए कि मेरे इन्वेंट्री डेज थोड़े रिड्यूस हो जाएं, मेरा वर्किंग कैपिटल जल्दी आ जाए, रिसीवेबल जल्दी आ जाए, तो उसके लिए आपने कुछ क्या ध्यान रखा? क्योंकि ये तो अपने आप में बड़ी लंबी साइकिल है। तो जो प्लानिंग है वो बेहतर से बेहतर करना, जो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है उसको ठीक तरह से करना, प्रोडक्शन प्लानिंग को ठीक तरह से करना, और सप्लाई चेन प्लानिंग। हमारी अपनी ही सप्लाई चेन टीम है, तो हम लोग जो इन्वेंट्री लेवल है वो कम से कम कैसे मैनेज करें। देखिए, करीब करीब 1-1.5 महीने का इन्वेंट्री तो रहेगा, क्योंकि इतने सारे SKUs है, इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतने सारे कंट्रीज़ में अगर आपको सप्लाई करना है। प्रोडक्ट बनने के बाद 4 से 5 दिन तो वैसे भी कोल्ड स्टोर में उसको मिनिमम रखना होता है, ताकि वो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाए -18 पे। तो 1 से 1.5 महीने का इन्वेंट्री मिनिमम रिक्वायर्ड है। हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि इससे ऊपर ना जाए। तो जैसे जैसे हमारे पास कस्टमर्स के ऑर्डर्स होते हैं, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक प्रोडक्शन प्लानिंग की जाए। सामने जब हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ हम एक चीज़ जो ज़रूर अचीव कर पाए हैं, जो रिसीवेबल्स हैं हमारे, हालांकि 30 से 35 डेज़ रिसीवेबल का साइकिल है, और करीब 30 डेज़ जो है ट्रांजिट टाइम है एवरेज, तो 2 मंथ्स के आसपास का रिसीवेबल रहता है हमारा। भी है, इन्वेंट्री डेज भी। इन्वेंट्री अगेन अलग है, 30 to 45 डेज़, ऐसे करके करीब 90 से 100 दिन का ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अब यहाँ हम लोग ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित कर पाए हैं कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से हम लोग उन्हीं कस्टमर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जिनमें कहीं हमारा पैसा नहीं अटकता। या तो हमारे पेमेंट टर्म्स जो हैं वो COD है, जब प्रोडक्ट जो है हमारा पोर्ट पे पहुंच जाता है, कैश ऑन डिलीवरी तब है। यहाँ बहुत सारे कस्टमर से हम LC भी लेते हैं। तो वहाँ पे हम अपने आप को सेफगार्ड करके चलते हैं कि हमारा जो है कोई बैड डेट्स नहीं हो रहा है। अब यही देखें, हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था ट्रेडिंग का, वहाँ तो बैड डेट्स के बिना चल ही नहीं पाता था, वो नहीं चलता, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग था। हाँ जी। और ट्रेडिंग में फिर अपने कमोडिटी के मार्जिन अपने आप में लिमिटेड होंगे, अनलेस की बहुत बड़ा वॉल्यूम हो। तो कमाल तो आपने हरीश भाई किया ही है ना। देखो, एकदम मानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग बिजनेस से जो आपने बिल्ड कर लिया है, और जो आप एक इंस्पिरेशन की तरह नज़र आ रहे हैं बहुत। मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से, क्योंकि ये ना लगे एक्सप्रेस करने पे कि ये पेड कोलैब था आपके साथ में और हमने हाइफन से पैसा ले लिया हो आपका प्रमोशन करने के लिए। ये एक जेन्युइन एक अटेम्प्ट था कि हम इस बिज़नेस को ध्यान से समझें, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बहुत बड़ा है। मकेन है इसके अंदर, लैम वेस्टन है, कैवेंडिश है, कई बड़े ब्रांड हैं। और अगर हम फिर से इनके अगेंस्ट अपना एक कोर डिफरेंशिएटर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें,
तो क्या मानेंगे आप, ये सीड टू शेल्फ को मानेंगे आप, या कॉस्ट बेस को मानेंगे, या एक्सपोर्ट की एजिलिटी जो आपने बिल्ड करी है, या कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस मोड इन कंपटीशन के मुकाबले आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस समय? अब जैसे आपने मेरी तारीफ़ की, वैसे मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा आपके लिए, और वाक़ई में इसीलिए नहीं कि मैं सिर्फ आपकी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ, बट क्योंकि आप कमेंडेबल काम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों तक अलग-अलग बिज़नेस के जो ये निटी-ग्रिटीज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब कई सारे बिज़नेसेस हैं इंडिया में, इतने सारे कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे तरह-तरह के बिज़नेसेस हैं। लेकिन ये जो बिज़नेस है जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पोटैटो प्रोसेसिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये वेजिटेबल प्रोसेसिंग इसको बोल सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इसको बोल सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इंडिया में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करके कस्टमर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी कन्वीनियंस प्रोडक्ट ऑफर की जाए और फार्मर्स की भी इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो जिस तरह से हम लोग पोटैटो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो किसी और फ्रूट या वेजिटेबल को फार्मर से प्रोक्योर करके वैल्यू एडिशन करके इसी तरह का कमाल कर सकते हैं। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, वैसे भी देखिए एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोडक्ट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने एक अटेम्प्ट किया है कि हमारा जो परसेप्शन है इंडिया का अब तक जो रहा है क्वालिटी को लेके, वो हमने बहुत हद तक चेंज किया है। जो हमने अवेयरनेस क्रिएट की है कि फ्रेंच फ्राइज़ फ्रॉम इंडिया, तो वो क्वालिटी की वजह से हुआ है। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब आईपीओ की तैयारी? हाँ जी, अब आईपीओ की तैयारी जो है करीब 2 से 3 साल में हम लोग आईपीओ लेकर आएंगे। और आज आप क्या वैल्यूएशन देख रहे हैं कंपनी की? देखिए, अभी वैल्यूएशन वगैरह हमने उसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक काम नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारा प्लानिंग आईपीओ का थोड़ा सा 2-3 साल दूर है, तो 2-3 इयर्स आउट है। तो उस समय जो भी वैल्यू, अभी देखिए इसमें ऐसा है कि वैल्यूएशन डिटरमाइन करना, हम अपनी तरफ से तो जो बेंचमार्क्स है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की, अब खास करके ये जो है फूड प्रोसेसिंग, वैसे ही सनराइज सेक्टर है, इसमें लिमिटेड प्लेयर्स इतना स्केल कर पाए हैं, तो वो देखना होगा कि क्या बेंचमार्किंग होती है और किस तरह से हम इसको वैल्यू क्या कर लगता पाते है हैं। आपको बाजार में पी मल्टीपल क्या मिलेगा? पी मल्टीपल अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो इसमें जो है 15 से 25 के बीच में रेंज हो रहा है। अब क्योंकि हमारा बिज़नेस जो है वो इतने सारे फार्मर्स को भी टच करता है, इतने सारे कंज्यूमर्स को भी, और फ्रोज़न फूड जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, वो काफ़ी सारा फ्यूचर उसमें ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है। और ऊपर से जो है सेगमेंट ऑफ सेल्स जो है वो B2B भी है, B2C भी है। हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर में स्ट्रेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथ है। तो जब इतना सारा कॉम्प्लेक्स बिजनेस हम कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्यों ना वो 25+ मल्टीपल्स हमें मिले। बहुत साफ साफ दिख रहा है। 1,500 करोड़ पे 150 करोड़ का अगर पैट है, 20 का 25 का मल्टीपल है, 3 से 4,000 करोड़ की कंपनी अभी दिखाई पड़ रही है और बढ़नी चाहिए। आप इतना अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं। अभी इस समय कैप टेबल कैसा है? कोई इन्वेस्टर्स हैं आपके इस समय? इक्विटी किस में डिवाइडेड है? फैमिली में डिवाइडेड है या कोई बाहर से आपने प्राइवेट इक्विटी फंड लिया है? नहीं, अभी जो हमारा कैप टेबल है उसमें फैमिली ही शेयर होल्डर्स है। और हम लोग जो है अभी आईपीओ की जो तैयारी करेंगे वो अभी 2 साल के बाद करेंगे। उससे पहले हो सकता है एज अ स्टेपिंग स्टोन, हो सकता है एक छोटा इन्वेस्टमेंट हम प्राइवेट इक्विटी फंड का भी लें, लेकिन अब फिलहाल हमारे कंपनी में और कोई नहीं है। ये मल्टीपल आपने बताया, ये आपका एबिटा पे है कि पैट पे है? हाँ, एबिटा मल्टीपल्स हैं। EBITDA जो मैं बात multiple कर रहा था 15 से 25 टाइम्स, वो एबिटा मल्टीपल्स। और आपका इस समय एबिटा मेरे ख्याल से शायद 1,500 करोड़ के टर्नओवर पे, रेवेन्यू पे आई थिंक 200 करोड़ के आसपास होगा। नहीं, हमारा एबिटा जो है वो करीब 300 करोड़ है। 300 करोड़ है और एबिटा पे 300 करोड़ पे आई थिंक सीधा सीधा अगर 20-25 का मल्टीपल मिलता है, सो दिस इज गोइंग टू बी मैसिव। आई थिंक 6 से 7,000 करोड़ का आप मार्केट कैप हम देख रहे हैं कंपनी आपकी बिल्ड होते हुए। अभी दिख रही है, ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, लेकिन मैं इसमें ऐसा करना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि इस बिज़नेस में और बहुत पोटेंशियल है, काफ़ी सारा हम इन्वेस्ट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग में, प्रोक्योरमेंट में, तो उसके चलते हम और ज़्यादा लोगों को इसमें जब शामिल कर पाएंगे शेयर होल्डर्स की तरह, तो उसके दूसरा बेनिफिट हम ये देख रहे हैं, जो एक रियल रीज़न जिसको मैं बोलता हूँ, या एक एडेड एडवांटेज भी मैं इसको बोल सकता हूँ जो आईपीओ करने का, कि इतने सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, खास करके रिटेल शेयर होल्डर्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो B2C है, उसमें भी बूस्ट आना चाहिए। क्योंकि यदि कोई कस्टमर, जो कंज्यूमर आपका शेयर होल्डर है और वो प्रोडक्ट भी आपका कंज्यूम कर रहा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। हरीश भाई, आपका फूड भले ही फ्रोज़न हो पर आपकी थिंकिंग एकदम फ्रेश है और आपने एक फॉर्च्यून क्रिएट कर दिया पूरे इकोसिस्टम के लिए, इतने सारे किसानों के लिए और सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। हाइफन सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक बिलीफ है। मेड इन इंडिया बट सर्व्ड वर्ल्ड वाइड।
बहुत अच्छा लगा हाइफन इन एवरी किचन। आपने जो बिजनेस मॉडल और कॉन्सेप्ट लिए हैं, आपने जो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमारे को समझाई, किसानों के साथ इकोसिस्टम आपने बनाया, आई एम श्योर उससे सब लोगों को बहुत लर्निंग मिली होगी। आप ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ में कहाँ आलू की ट्रेडिंग का बिजनेस और कहाँ इतना बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट किया बिजनेस में, आप लोग भी अप्लाई करते जाइए। यहाँ आने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे व्यूअर्स से कहूँगा कि बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट और 2020 पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट आ गई है, चेक करिए, कमेंट में बताइए कौन से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलना चाहेंगे, जिनसे आप इंस्पायर होना चाहेंगे। रियल इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज लेकर के आपके बिजनेस में हम आते रहेंगे इसी प्रकार के पॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर, मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।